जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएपीएफएससी एग्जाम 2027 का जो होने वाला है, क्या आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर देते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि यार वो तो इस एग्जाम के एलिजिबल ही नहीं है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम देखेंगे एज वाइज क्या क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, क्या आप एलिजिबल हो, एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मेडिकल के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका भी क्राइटेरिया आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे दो टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी फंडा यूपीएससी का, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दोनों टेलीग्राम ग्रुप रहेंगे आपके लिए। इस टेलीग्राम ग्रुप में सारी की सारी अपडेट सीपीएफएससी एग्जाम से रिलेटेड और जितने भी यूपीएससी के एग्जाम है उनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक नया इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया आप सब लोगों के लिए, करंट अफेयर ऑल इन वन। ये बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन होगा उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके एग्जाम में अगर करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको जो है ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इस ग्रुप की कोई फीस नहीं है, आपको डेली बेसिस पे जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूज़पेपर से मिलेंगे, पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें जो है एडिशनल देखने को मिलेगी। और ये ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पूरा साल जो है आपके लिए चलने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के इस ग्रुप से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, लिंक जो है दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीएफएससी एग्जाम 2027 के बारे में, जो डेट क्राइटेरिया है आपका दोस्तों उसके बारे में। ठीक है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डेट क्राइटेरिया को लेके, तो आपको मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से डेट वगैरह कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए, जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए 2027 का नोटिफिकेशन आया, तो यूपीएससी का जो एज डिटरमाइन करने का जो तरीका है वो हर साल अगस्त की फर्स्ट डेट को होता है। यानी कि अगले साल का जो नोटिफिकेशन आप भरोगे, फॉर्म जब भरोगे आप, तो उसमें जो है 1 अगस्त 2027 के दिन आपकी देखी जाएगी भाई एज आपकी कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बाय रिजर्वेशन जो है होता है सीपीएफ के अंदर। तो यहाँ पे 3-4 कैटेगरीज होती है आपकी। पहला है आपका जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे आपका एससी और एसटी कैटेगरी। ठीक है, सबके लिए एज जो है अलग अलग है। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज जो है वो 20 से 25 साल है। यानी कि आपके पास सिर्फ 5 साल का मौका होता है जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, इन 5 सालों के अंदर जो है आप एग्जाम जो है दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 20 से 28 साल तक आप देख सकते हैं, यानी 8 साल की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 20 से लेके 30 साल तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अटेम्प्ट का कुछ वो नहीं होता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जैसे यूपीएससी में काउंट होते हैं कि आपके 6 अटेम्प्ट होते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे ऐसे अटेम्प्ट वाइज कुछ नहीं है, बस आपका एज क्राइटेरिया वाइज आपको अटेम्प्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सीधी मैं 2 डेट्स आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी डेट इन 2 डेट्स के बीच में पड़ती है तो आप एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। सिंपल सी वे में आपको हम समझा रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चा सीएपीएफएससी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2002 से लेके 2 अगस्त 2007 के बीच में अगर है तो आप एलिजिबल हो। अगर यहाँ पे 3 अगस्त 2007 हुई तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर यहाँ पे 1 अगस्त 2002 या उससे पहले की होगी तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ ये 2 डेट के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ पड़ती है, इंक्लूसिव दिस 2 डेज ऑल्सो, किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2002 है तो भी आप एलिजिबल है, 1 अगस्त होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आप देखेंगे 20 से लेके 28 साल जो है यहाँ पे एज है, यानी कि वो बच्चे जिनकी एज 2 अगस्त 1999 से लेके 2 अगस्त 2007 के बीच में है तो आप एलिजिबल हो। अगेन सेम क्राइटेरिया कि सर मेरी तो 31 जुलाई 1999 है, बताओ क्या मैं एलिजिबल हूँ। भाई कॉमन सेंस लगाओ, 2 अगस्त 1999 से पहले का है वो तो आप एलिजिबल नहीं हो, सिंपल वे में। ठीक है, एससी एसटी के बारे में बात करें तो 20 से लेके 30 साल तक जो है आप एलिजिबल हैं, यानी 2 अगस्त 1997 से लेके 2 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो ही आप एलिजिबल है। ठीक है, अब इन 2 डेट के बीच में तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक ऑफिसर का आप एग्जाम देने वाले हो तो इतने कोई मुश्किल काम तो है नहीं, राइट। तो सिंपली वे में जो है अपना एज कैलकुलेट करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और रिलैक्सेशन मिलता है जो आप एज के अंदर अवेल कर सकते हैं, वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का जो है आपका एज क्राइटेरिया के अंदर रिलैक्सेशन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सी जॉब है, जैसे अभी कई बच्चे बोलते हैं सर मैं आर्मी में जॉब करता हूँ क्या मुझे मिलेगा, नहीं। यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है वो सिविलियन को कंसिडर करते हैं, सिविलियन। अब इसमें कौन से आएंगे सिविलियन में, जैसे सीएपीएफ होगी आपकी। ठीक है, एसएससी सीजीएल के थ्रू आप लगे हो, एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं आपके, उन सब एग्जाम के थ्रू अगर आप भर्ती हुए हो तो आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है कितना वो मिलता है रिबेट एज के अंदर, 5 ईयर का मिलता है ऑन टॉप ऑफ योर कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है जो 20 से 25 साल तक की एज जिसकी है, अब मान लो कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का वो 27 साल का हो गया लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो वो जो है इस एग्जाम को दे सकता है। यानी कि जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी एज ओवर हो चुकी है, तो आप जो है सबसे पहले कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पकड़िए तो आप इस एग्जाम के लिए फर्दर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आपकी कैटेगरी जनरल है और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हैं, जो मैंने एग्जाम्पल बताए, तो आपकी 30 ईयर तक आप जो है ये एग्जाम दे सकते हैं।
ओबीसी के कैंडिडेट ओरिजिनल 28 साल तक तो दे ही सकते थे, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लगा के एज रिलैक्सेशन आप 33 ईयर्स तक दे सकते हैं। एससी कैटेगरी का स्टूडेंट ऑलरेडी 30 तक दे सकता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा के 35 ईयर तक जो है आप दे सकते हैं। अब आती है बात कि सर मेरी तो जस्ट अभी अभी नौकरी लगी है, क्या मैं जो है एलिजिबल हूँ इस रिलैक्सेशन को अचीव करने के लिए? तो आप बिल्कुल रिलैक्सेशन अचीव कर सकते हैं या अवेल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज करना है, अपने इंस्टीट्यूट जो भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, वहां पे आपको जस्ट इन्फॉर्म करना है, ठीक है, कि मैं ये एग्जाम के अंदर अपियर होने वाला हूँ। और वो तब करना है जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन आ रहा है फेब 2027 में, तो फरवरी में एक जो है आप अपना जो भी प्रोसेस है आपका एक बार इंटीमेट कर दीजिए डिपार्टमेंट को कि इस एग्जाम में मैं बैठने वाला हूँ, ताकि वो एग्जाम बाद में आपको एनओसी प्रोवाइड करो। और ये एनओसी जो है आपको इंटरव्यू के टाइम पे चाहिएगी दोस्तों, ठीक है। और इन केस इंटरव्यू के टाइम पे नहीं भी मिलती है तो भी आप उसको बाद में भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली। इस चीज से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हो, नंबर मैं आगे दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन क्राइटेरिया। इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले कोई भी एक किसी भी फील्ड का जो है प्लेन बी है, आपने सुना होगा ना वो डायलॉग, क्या करते हो आप? मैं बीए करता हूँ। कौन सी बीए? प्लेन बी, ठीक है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी फील्ड में आपने अगर सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। लेकिन कई बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है फाइनल ईयर को लेके कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो वो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, ठीक है। कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो आप? 2027 के लिए कर रहे हो। पेपर कब होगा आपका? जुलाई के अंदर होगा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ कब कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 1 अगस्त 2027 को कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि अगले साल 27 अगस्त, ठीक है। अगस्त 2027 के टाइम पे आपके पेपर वेपर सब खत्म हो जाने चाहिए, आपका सिर्फ रिजल्ट पेंडिंग होना चाहिए। हालांकि फाइनल ईयर का रिजल्ट सबसे पहले आता है, तो वो चीज है। अब यहाँ पे जितने बच्चे अगस्त 2026 जो अभी आ रहा है ना, अगस्त, अभी काफी बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया होगा। अगस्त 2026 के अंदर जो बच्चा फाइनल ईयर स्टार्ट कर चुका है, वो बच्चा इस एग्जाम के लिए नेक्स्ट ईयर एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और अगस्त 2027 में उनका जो है लास्ट ईयर के जो है पेपर आपको देने हैं। ऐसा नहीं, कई कई बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन होगा, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर में एंटर करने वाला है, तो वो बोलते हैं कि जी मैं तो फाइनल ईयर में हूँ। नहीं, आप फाइनल ईयर में नहीं हो, आप फाइनल ईयर आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइनल ईयर कंप्लीट चाहिए अगले साल। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ताकि बच्चों को डाउट ना रहे। फिर आती है मेडिकल की बात। मेडिकल में जो है सबसे पहले तो आई को लेके बच्चों के मन में काफी डाउट रहता है, ठीक है। आई का सिंपल क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो 6/6 चाहिए, मतलब आप चश्मे वश्मे नहीं लगाते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन फ्री रहो, मजा करो, ठीक है। अब कई बच्चे चश्मे लगाते हैं, किसी का माइनस में नंबर है, किसी का प्लस में, ठीक है। साइंस में आपने वो चीज पढ़ी होगी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब, ठीक है। तो माइनस और प्लस का क्या है आपका? ज्यादातर लोगों को माइनस का चश्मा लगता है कि पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो +-4 डायोप्टर तक आपका अलाउड है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट है वो इसी क्राइटेरिया फेल कह रहा हूँ, सॉरी, फॉल करते हैं कि ज्यादातर लोगों का जो चश्मा लगा होता है वो 1 नंबर, 1.5, 2, 2.5 ऐसा। मेरा खुद का 3 का है, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कई बार ऐसा होता है कि नंबर थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का -6 हो गया, -5 हो गया, -4.5 हो गया, ठीक है, -8 हो गया। तो आपको जो है सिंपल एक लेसिक सर्जरी करानी है। बस उसमें एक चीज का ध्यान आपको रखना है, जब आपका मेडिकल होगा 6 महीने से ज्यादा का टाइम उस सर्जरी को हो जाना चाहिए। सिंपल सा क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर आता है फ्लैट फुट। काफी बच्चे जो है फ्लैट फुट होता है काफी बच्चों को, तो फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर फ्लैट फुट क्या होता है? देखिए, जब भी हम जमीन पे खड़े होते हैं ना, आप कभी ऑब्जर्व करना, आपके पैर ना थोड़े टेढ़े होते हैं, यानी आप पूरा का पूरा पंजा जो है टिकाओगे, ठीक है। इसका चलो एक एक्सपेरिमेंट आप कर लेना, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सिंपल पानी में अपने जो है पैरों को भिगो, और एक कोई काला सरफेस होगा ना आपके घर में, काला सरफेस या वैसे वाला जैसे स्लेटी टाइप से, उसके ऊपर अपने पैरों को जो है रखो। अगर आपका पूरा का पूरा पैर छप रहा है वहां पे, तो आप एलिजिबल नहीं हो। सिंपल है, क्योंकि वो पूरा पैर जो है वो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पैर के अंदर जो कर्व होता है ना, आपका जो एडी और आपके पंजे के बीच में जो कर्व होता है, वो कर्व होना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में वो कर्व नहीं होता, पूरा का पूरा ही पैर जो है जमीन पे टिकता है, ठीक है। तो उससे बोलोगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है जब ट्रेनिंग वगैरह करते हैं या कॉम्बैट में होते हैं, तो फिसलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ होता होगा, इसलिए जो है अलाउ नहीं करते। देन एक स्वीटी पाम करके है। स्वीटी पाम बेसिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली हाथों में पसीना आ जाता है, तो वो भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, क्योंकि खुद सोचो, आप बंदूक पकड़ रहे हो, ठीक है। अब आपके हाथों में पसीना ही आ रहा है, तो बंदूक गोली लगनी चाहिए कहीं पे, पसीने की वजह से वो फिसल जाएगी, किसी और को ही लग जाएगी, इसलिए अलाउ नहीं करते, ठीक है। फिर डिजीज की बात करें अगर, तो आपकी जो कोई क्रोनिक डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, कैंसर है, ये सब बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती हैं तो जो है फिर आपको दिक्कत है। उसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां भी है जो ठीक हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आपका पाइल्स होगी किसी को, तो उसका ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो वो चीजें अलाउड होती है, बट सिवियरिटी मैटर करती है कि कितनी ज्यादा जो है इन डेप्थ आपका वो है, ठीक है। टैटू का एक क्लोज होता है इसमें कि टैटू, पहली बात तो टैटू अगर नहीं बनवाया तो मत ही बनवाओ, ठीक है। इनकेस बनवा लिया है
तो उसका कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो आपको फॉलो जो है करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा टैटू जो है नहीं होनी चाहिए बॉडी के ऊपर, ठीक है? फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो हाइट जो है मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है दोस्तों। बहुत बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है, पेपर कंप्लीट करते हैं, फिर फिजिकल में जाते हैं, हाइट है 164.5, ठीक है? अगर पूरी 65 है तो ही आप जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है? कोई और एग्जाम देखो। फीमेल की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर्स की है, ठीक है? उससे ऊपर ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की 156 होती है, तो भाई 1 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना? तो ये आप प्लीज़ कंसीडर करके चलिए, ठीक है? तो ये बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड थे जिसमें हमने डिस्कस किया एज के बारे में, मेडिकल, एजुकेशन वगैरह के बारे में, ठीक है दोस्तों? एक छोटा-सा अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए, स्टडी फंडा का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच जो है 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप सिंसियरली, ऑनेस्टली तैयारी करना चाहते हैं, आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप का नंबर नीचे दे रहा हूँ। और अगर आपने ऑलरेडी सीपीएफ एग्जाम 2-3 बार दिया है, बट आप उसको अच्छी तरीके से जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, या मार्क्स आपके कम रह रहे हैं, आप बॉर्डर लाइन पे आ जाते हो, तो आप जो है एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम डायरेक्ट 1 टू 1 जो है आपको गाइड करेंगे थोरोली थ्रू द ईयर, और कोशिश करेंगे आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए, ठीक है? कोई भी डाउट है आपका स्पेसिफिक फिजिकल क्राइटेरिया, मेडिकल वगैरह इन सब से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोर्सेज की इंक्वायरी के लिए भी आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छे से जो है प्रिपरेशन करिए। अभी जो है प्रिपरेशन करने का बेस्ट टाइम है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आप। जय हिंद।